अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हमने एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म सीखनी है। उसके लिए जो सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लीडिंग एंट्री क्या होती है ना। लीडिंग एंट्री आपकी डेफिनेशन ये है कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन अ रो, हर रो की जो नॉन जीरो एंट्री होती है उसको आप लीडिंग एंट्री कहते हैं ना। तो जैसे फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री बताएं। जी अनीक, फर्स्ट नॉन जीरो रो, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है फर्स्ट रो में? सर वन। वन है। ठीक है, तो लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की वन है। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री? थ्री। जी, सेकंड रो की जो लीडिंग एंट्री है वो आपकी क्या है? वो थ्री है। और लास्ट रो की लीडिंग एंट्री? यस सर। लास्ट रो में कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये होती है जी सर। लीडिंग एंट्री। अच्छा, अब आपकी एचलन फॉर्म की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आगे इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एचलन फॉर्म एक्चुअली। एक्चुअल डेफिनेशन ये है, आपका एक मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में होगा जब वो इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कि इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इन ईच, लेट मी राइट फर्स्ट, इन ईच सक्सेसिव रो, इन ईच सक्सेसिव रो द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, हर रो की लीडिंग एंट्री हम निकाल लेंगे ना। नंबर ऑफ जीरोस बिफोर, नंबर ऑफ, सॉरी, number of zero before the leading entry, number of zero before the leading entry is greater than, is greater than number of such zero, greater than number of such zero in preceding row। जी नहीं, कुछ समझ आई है क्या कहना चाह रहा है? यस सर। क्या समझ आई है? ये कहते सर जो हैं हर नेक्स्ट रो में, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट रो। और प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रीवियस रो। तो कह रहे हैं कि हर नेक्स्ट रो में जो लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरोस हैं वो प्रीवियस रो के मुकाबले में क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। मतलब कि हमने हर रो की लीडिंग एंट्री कैलकुलेट करनी है, और नेक्स्ट रो यानी कि बाद में आने वाले लीडिंग एंट्रीज के नंबर ऑफ जीरो पहले आने वाली पहले पहले वाली रो के लीडिंग एंट्री से पहले वाले रो जीरो से क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई तब हुआ करेगी जस्ट लेट्स से 1 3 5 0 1 7 0 0 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ जाए। तो मैं लीडिंग एंट्री को हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1, सेकंड की भी लीडिंग एंट्री मैंने 1 रखी, थर्ड की भी लीडिंग एंट्री मैंने क्या रखी है? 1 रखी है। अच्छा, अब जरा देखें, थर्ड रो नेक्स्ट रो है, उससे प्रीवियस रो, सेकंड रो, फिर आपकी फर्स्ट रो है। तो थर्ड रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितने जीरो हैं आप काउंट करें तो 2 जीरो होंगे, राइट? यस सर। जो कि प्रीवियस रो की लीडिंग एंट्री से पहले सिर्फ एक जीरो है, तो मतलब थर्ड रो की लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरो के मुकाबले में ज्यादा हैं, राइट? यस सर।
सिमिलरली आप कंपैरिजन करें थर्ड सेकंड रो का फर्स्ट रो से, तो सेकंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले वाले एक जीरो है, फर्स्ट रो में है ही नहीं, तो एक जो है वो ना होने से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है इस मैट्रिक्स में। समझ आ रही है? लेट्स से जी सर। एक मैट्रिक्स है, एक और मैं मैट्रिक्स यहाँ पे रख रहा हूँ, 0 3 5 0 1 7 0 0 1। अब देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स जो है ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, नहीं सर। नहीं कर रहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरो, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो, यहाँ तक तो बात ठीक है। थर्ड रो का सेकंड रो से कंपैरिजन करें तो बात ठीक है, नेक्स्ट रो के लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरो प्रीवियस के मुकाबले में क्या हो गए, ज्यादा हो गए। लेकिन सेकंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले कितनी जीरो है, एक जीरो है। फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, तो ये तो बराबर हो गए ना। हमने ये तो नहीं कहा ग्रेटर देन आर इक्वल, हमने कहा था कि ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एचेलॉन फॉर्म में नहीं होगा, इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फेल हो रही है। समझ आ रही है बात की कुछ कुछ? जी सर। अच्छा, अब जरा एक और काम करें ना, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। लेट्स से आपके पास कोई इस तरह का भी केस आ जाता है, 0 1 0 0, 0 0 1 7 0 0 0 एंड 1। अब जरा चेक करें, अब मैंने 1 रखे, आप कुछ और नंबर लाइक इसको 7 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी 7 ही कर देते हैं। अब बताएं, क्या ये मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सर। नहीं कर रहा, क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट वाले रोज में ज्यादा जीरो नहीं, कंपेयर टू। ज्यादा जीरो, यही तो बात है ना। आपने लीडिंग एंट्री से पहले वाले जीरो काउंट करने, बाद वाले जीरो इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसने कहा द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, हम बात कर रहे हैं उन जीरोस की जो लीडिंग एंट्री से पहले हैं, ना कि उनकी जो लीडिंग एंट्री से बाद में है, राइट? जी सर। तो आपकी जो थर्ड रो है उसमें लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरो, तीन जीरो हैं। सेकंड रो में लीडिंग एंट्री से पहले दो जीरो हैं, तो थर्ड में ज्यादा है, सेकंड में कम है, अच्छी बात है। और फर्स्ट रो में लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो है, तो वो सेकंड और थर्ड के ऐसे जीरो ज्यादा है ना, तो ये वाला मैट्रिक्स भी क्या होगा, एचेलॉन फॉर्म में होगा, मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी एचेलॉन फॉर्म में होने के लिए, एक ये पहली शर्त है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है सेकंड प्रॉपर्टी के एचेलॉन फॉर्म में होने के लिए ये है, ये बात भी होनी चाहिए कि एवरी नॉन जीरो रो, एवरी नॉन जीरो रो प्रीसीड जीरो रो। मतलब ये हुआ कि जो नॉन जीरो रो है वो प्रीवियस नॉन जीरो रो से पहले आनी चाहिए। एवरी नॉन जीरो रो प्रीसीड जीरो रो। इस बात का ये मतलब है कि जीरो रो अगर आए तो आखिर में आनी चाहिए, अगर ना आए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बात समझ आ रही है? जो नॉन जीरो मतलब कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए, लाइक आपके पास ये मैट्रिक्स है 0 1 0 7, ये नॉन जीरो, जीरो रो ऐसी रो होती है जिसकी तमाम एंट्री जीरो होती हैं। जीरो रो की डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल एंट्रीज आर जीरो, तब हम उसको कहेंगे कि वो जीरो रो है। ओके, तो 0 0 0 0 1 0 0 0 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें नॉन जीरो रो जो है वो बाद में है, जीरो रो पहले है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी फेल है। वो सिंपल सी बात कहना चाहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में जीरो रो आ जाए तो हर्ज नहीं है, लेकिन उस जीरो रो को चाहिए कि वो जीरो रो लास्ट में आए। ठीक है, 0 0 7 0 0 0 0 0, इस तरह की बात कर रहा है। क्लियर है ये बात? जो जीरो रो जी हो सर। लास्ट में आना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो चेंज भी हो सकती है।
वो ये कहना चाहता है कि लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, लीडिंग एंट्री शुड बी वन, लीडिंग एंट्री वन होनी चाहिए। तो अगर एक मैट्रिक्स ने इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में है। अगर इनमें से कोई एक भी फेल होगी तो कह देंगे कि वो मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में नहीं है। राइट। यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऊपर वाला ये वाला यही जो मैट्रिक्स है क्या ये एचेलॉन फॉर्म में है? नहीं सर। कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है? सर सर लास्ट रो के अंदर एक जीरो आता है। सर ऑल्सो आप बोल रहे हैं लीडिंग एंट्री शुड बी वन, तो इसका मतलब क्या ये है कि मतलब जैसे आपने आखिर इसमें सेवन लिखे हैं, सेकंड रो के ऊपर आपने सेवन लिखे हैं, तो इसको वन होना चाहिए। जी, लीडिंग एंट्री 7 है, सेकंड रो की वो 1 होनी चाहिए। ठीक है, हाँ आप जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको सही नहीं समझे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में ये है कि लीडिंग जीरो रो लास्ट में आए, तो क्या जीरो रो लास्ट में आ रही है? हाँ जी सर। तो आ रही है ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऊपर वाली में सिर्फ ये बात है कि लीडिंग एंट्री 1 नहीं है। हम 1 जी कर सर। देंगे एक प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन लीडिंग एचेलॉन फॉर्म के लिए लीडिंग एंट्री आपकी बुक कह रही है कि 1 होना जरूरी है, और वैसे भी 1 होना कंपलसरी होता है। आपको ये स्टेटमेंट दे देनी चाहिए। ठीक है। यस सर। अब मैं एक बात एग्जांपल देता हूँ एचलन फॉर्म की कि इन ये आपके पास कौन कौन सी हैं। आपने बताना है कि क्या ये एचलन फॉर्म है। 1 3 7 0 1 5 0 0 1 फॉर एग्जांपल। क्या ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में है? जी सर। बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है 0 3 7 0 1 7 0 0 0। क्या ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में है? नहीं सर। नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है? सर क्या बोलते हैं सर, ऊपर भी जीरो है, मतलब सेम नंबर के जीरो है। जी, यहाँ पे लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो, इधर भी लीडिंग एंट्री से पहले एक जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोस बराबर हो गए। एक ये प्रॉपर्टी फेल हो रही है। दूसरा ये कि लीडिंग एंट्री इसकी 3 है, फर्स्ट रो की वो 1 होनी चाहिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? जो एचलन फॉर्म में है मैं उन पे टिक कर रहा हूँ, जो एचलन फॉर्म में नहीं है उन पे क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बताएं क्या ये वाला एचलन फॉर्म में है? जी सर। जी, 1 से पहले कोई जीरो नहीं है। सेकंड रो में 1 से पहले एक जीरो है, प्रीवियस से ज्यादा हो गए। थर्ड रो में 1 से पहले दो जीरो हैं, प्रीवियस से ज्यादा हो गए। तो ये मैट्रिक्स क्या है? एचलन फॉर्म में है। जीरो रो लीडिंग एंट्री 1 है। जीरो रो अगर होगी तो फिर उसको डिसाइड करना है कि वो लास्ट में आ रही है या फर्स्ट में आ रही है। ठीक है, लीडिंग एंट्री ना हो तो फिर जीरो रो ना हो तो फिर उसकी बात नहीं करते होते हैं। लेट्स से इसका मुझे बताइएगा 0 1 3 5 0 0 1 7 0 0 1 3। क्या ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में है? नहीं सर। सर आखिरी प्रॉपर्टी फेल हो रही है जिसके अंदर सारे नीचे के फुल जीरो होने चाहिए। नहीं, जीरो रो अगर होगी तो उसमें सारे जीरो होने चाहिए ना। वैसे कंपलसरी नहीं है, जीरो तो इसमें भी नहीं था। क्या? तो फिर सर फर्स्ट रो के अंदर जीरो है। फर्स्ट रो के अंदर एक जीरो है। नेक्स्ट। सर आखिरी रो के अंदर तीन जीरो होना चाहिए। आखिरी रो के अंदर सर सर एक और जीरो होना चाहिए आखिरी रो के अंदर। एक और जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी ये फेल हो रही है कि सेकंड रो में नंबर ऑफ जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री और थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरो बिफोर द लीडिंग एंट्री वो इक्वल हो गए हैं। इसलिए ये जी वाला सर। मैट्रिक्स फेल हो रहा है, एचलन फॉर्म में नहीं है। समझ आ रही है बात की? यस सर। अच्छा, उसके बाद हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म की। रिड्यूस एचलन फॉर्म में एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है। रिड्यूस एचलन फॉर्म, वो एक्स्ट्रा बात ये होगी कि आपकी लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में लाई कर रही है, पहली बात ये है कि मैट्रिक्स शुड बी इन एचलन फॉर्म।
पहले उसका एचलन फॉर्म में होना जरूरी है। एचलन फॉर्म में ऊपर तीन प्रॉपर्टीज की मदद से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। लीडिंग एंट्री जिस किसी रो की होती है ना, तो वो किसी कॉलम में भी तो लाई कर रही होगी। लीडिंग जी सर। एंट्री lies all other entries लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में लाई कर रही है, उस कॉलम में उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ओके। लीडिंग एंट्रीज जिस जिस भी कॉलम में लाई कर रही है, लाइज इन अ कॉलम, जिस कॉलम में लाई कर रही होगी, ठीक है। किसी न किसी कॉलम में तो लीडिंग एंट्री मौजूद होगी ना। जी सर। लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में लाई कर रही होगी, उस कॉलम में ये बात होनी चाहिए कि ऑल अदर एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम, ऑल अदर एलिमेंट ऑफ दिस कॉलम शुड बी जीरो। मतलब कि लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में लाई कर रही है, उस कॉलम में उस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जीरो। एक दो एग्जांपल दूंगा, बात आपको समझ आ रही होगी, आ जाएगी। जैसे फर्स्ट रो में 1 2 3 है, 0 1 7 0 0 एंड 1। आप एक एग्जांपल ये रखें, 1 0 7 0 0 1 0 0 0। एक एग्जांपल ये रख लें। नेक्स्ट आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक आपके पास ये एग्जांपल है। और हम साथ साथ एक कुछ और भी देख लेंगे। चलें जी, पहले पहले मैट्रिक्स के बारे में बताएं, क्या ये एचलन फॉर्म में है? जी सर, एचलन फॉर्म में है। एचलन फॉर्म में है। क्या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में है? सर आप बोलते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म के अंदर सारी एंट्रीज सिवाय लीडिंग एंट्री के जीरो होगी, है ना? मतलब। नहीं, रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में लाई कर रही है, उस कॉलम की बाकी तमाम एंट्री जीरो होनी चाहिए। जैसे हाँ। लीडिंग एंट्री 1 है, 1 फर्स्ट कॉलम में लाई कर रही है, तो फर्स्ट कॉलम की बाकी तमाम दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। जी सर। ठीक है, ये बात पहले के लिए सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड लीडिंग एंट्री सेकंड रो में लाई कर रही है, तो वो सेकंड कॉलम में भी लाई कर रही है, राइट। यस सर। तो सेकंड कॉलम की लीडिंग एंट्री, सेकंड कॉलम के बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या जीरो हैं? नहीं सर। नहीं है। तो इस एंट्री के लिए बात फेल हो गई है। तो ये वाला जी सर। मैट्रिक्स जो है वो एचलन फॉर्म में है, लेकिन रिड्यूस एचलन फॉर्म में नहीं है। नॉट इन रिड्यूस एचलन फॉर्म। समझ आ रही है बात की? यस सर। रिड्यूस में नहीं है। नेक्स्ट के बारे में सोच के बताएं, क्या नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो एचलन फॉर्म में है? जी बताएं, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है? सर सर नहीं, एचलन फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि लीडिंग एंट्री जो वन नहीं है ना, मतलब। लीडिंग एंट्री कौन सी रो में क्यों बात नहीं है? आ, सर और एक एक जीरो नहीं है। किस में एक जीरो नहीं है? आप सर प्रॉपर्टी अप्लाई करें ना। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री ये वाली 1 है, जी सर। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 है, जी सर। नेक्स्ट रो पूरी जीरो है, तो उस पर तो बात पहली प्रॉपर्टी नहीं लगानी ना। तो 1 से पहले कितने जीरो है सेकंड रो में? सर टू। और फर्स्ट रो में 1 से पहले कितने जीरो हैं? सर कोई भी नहीं सर। तो 2 जो है वो ना होने से ज्यादा हो गया। जी सर। उसके बाद बताएं कि नॉन जीरो रो पहले आ रही हैं या जीरो रो पहले आ रही हैं? यस सर। नॉन जीरो रो पहले आ जाए। नॉन जीरो रो अगर पहले आ रही हैं तो ठीक है ना, बात सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, लीडिंग जी एंट्री सर। 1 के अलावा है कोई? नहीं सर। नहीं है। तो ठीक है, ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में हो गया ना, राइट। जी सर। तो क्या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में है? नहीं सर। नहीं। फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो है वो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रही है, फर्स्ट कॉलम के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, अच्छी बात है।
लेकिन सेकंड लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में लाई कर रही है उस कॉलम में एक 7 भी पड़ा हुआ है ना, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो ये जी वाला सर। जो मैट्रिक्स है, इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉट इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ओके। सर जो सेकंड कॉलम है, तो वो होगा रिड्यूस्ड? सेकंड कॉलम में तो लीडिंग एंट्री नहीं है ना, हमारा जी सर। कंसर्न उससे होता है जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री होती है। हाँ ओके। सो सर वैसे अगर दोनों एंट्रीज जो क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करती हैं उसको रिड्यूस एक्सक्लूजन को, लेकिन बीच में ये जीरो वाली रो होती, कॉलम वो होते हैं, मसला नहीं तो है। फिर वो। आपका इधर अगर 7 की बजाय 0 होता तो मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में बन जाता, राइट। जी सर। समझ आ रही है बात की। पर जी सर। इधर 7 नहीं रखा हुआ है, हमने 7 रखा हुआ है इसलिए एचलन फॉर्म में नहीं है। ओके अच्छा, सर। अब नेक्स्ट के बारे में बताएं, क्या ये मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में है? जी सर। क्या ये रिड्यूस एचलन फॉर्म में है? यस सर। है रिड्यूस एचलन फॉर्म में। वन फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, बाकी सारे जीरो। सेकंड इन लीडिंग एंट्री सेकंड कॉलम में, बाकी सारे जीरो। थर्ड लीडिंग एंट्री थर्ड कॉलम में, बाकी सारे जीरो। क्लियर। यस सर। तो ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स है वो क्या है, वो रिड्यूस एचलन फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इट इज इन जी सर। रिड्यूस एचलन फॉर्म। तो समझ आ गई है एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है। जी सर। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज ही करें या कल से स्टार्ट करेंगे? अ, सर आपकी मर्जी। कल से करते हैं, ठीक है। बनाने का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, राइट। वो प्रोसीजर ये है, आपने हर रो की फर्स्ट लीडिंग एंट्री को, हर रो की लीडिंग एंट्री को 1 करना होगा। फिर उस लीडिंग एंट्री से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 करना होगा, और ये काम आप विद विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन करेंगे, राइट। फर्स्ट एलिमेंट को 1 एंड 1 से नीचे जो एलिमेंट है उनको 0 करना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री की तरफ जाना है और उसको क्या करना है, 1 कर देना है। फिर उसके बाद 1 से नीचे जितने भी एलिमेंट है उनको क्या करना है, 0 करना है। 1 नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री को 1 और 1 से नीचे को क्या कर देना है, 0। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट रो की, नेक्स्ट यानी कि थर्ड रो की लीडिंग एंट्री की तरफ जाना है और उसको 1 करना है, ठीक है। अगर आप इस मैप को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक जब आप सॉल्व कर चुके होंगे तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एचलन फॉर्म में। और जब आपने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में करना होगा तो यहाँ तक तो आपने काम सेम करना होगा, बस एक्स्ट्रा काम ये आएगा कि सेकंड लीडिंग एंट्री से ऊपर जो एलिमेंट होगा उसको भी 0। फिर उसके बाद थर्ड लीडिंग एंट्री से जो ऊपर एलिमेंट होगा उसको भी 0 करेंगे। तो जब आप ये वाइट वाला प्रोसीजर करेंगे तो एचलन फॉर्म, और साथ जब आप साथ ये ग्रीन वाला प्रोसीजर भी कर देंगे तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो किस में चला जाएगा, रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये प्रोसीजर है। समझ आ गई बात ओके। की। जी सर। तो अब आप एक काम करें, और ये काम करने के लिए आपने दो रोज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन रोज को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक हम मैं स्टार्ट में ही पहला क्वेश्चन कराता हूँ। पहले क्वेश्चन में मैं इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म पहले कन्वर्ट करूंगा, फिर उसने कहा है कि इसको उसके बाद आप क्या करना, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। 1 3 5 -6 8 3 -4 6 एंड 5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इसको कन्वर्ट करना है एचलन फॉर्म में, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए जी, कौन बताएगा। सर फिर से रिपीट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए हमारे फॉर्म में। सर 1। इस केस में ऑलरेडी 1 है, इट मींस नो प्रॉब्लम, ठीक है।
अब -6 और -4 को आपने जीरो करना है ना, तो -6 और -4 कैसे जीरो होगा? आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन कौन सा? कि अच्छा, आपने जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना होगा विद विद द हेल्प ऑफ लीडिंग एंट्री ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, लीडिंग एंट्री के अलावा अगर आप कोई प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो वो यूजुअली उसमें मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो लीडिंग एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीडिंग एंट्री की मदद से आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसे -6 हमें चाहिए कि -6 जीरो हो जाए, बिकॉज 1 से नीचे तमाम एलिमेंट को जीरो करना है, तो आपने आपका टारगेट ये है कि इस -6 को जीरो करना है और इस 4 को जीरो करना है। ठीक है, -6 R2 में है, R2 1 R1 में है, तो R1 लिख दें। R1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 6 बन जाएगा, फिर सम करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? 0। इसलिए ऑपरेशन बन रहा है R2 + 6R1। सिमिलरली -4 को जीरो करना है, -4 जो है वो R3 में मौजूद है, इस ऊपर वाले 1 की मदद से करना है, तो 1 को पहले 4 बनाना होगा, इसलिए आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? R1 को, क्योंकि 1 तो R4 में है, फिर सम कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 की पोजीशन में 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग R2 में चेंज आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग R3 में चेंज आ जाएगा। इट मीन्स के R1 और R2 सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप R1 सेम रहेगी, R1 लिख दें 1 3 और 5। R2 में चेंज लेकर आऊं, समझ आ रही है बात आपको या नहीं समझ आ रही? सर आ रही है। अच्छा, R2 में देखें कैसे चेंज आएगा। R1 के हर एलिमेंट को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर R2 में ऐड कर देना है। मैं इस प्रोसीजर से करता हूँ, जैसे R1 के हर एलिमेंट को जरा साइड पे रफ वर्क में 6 से मल्टीप्लाई करें। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। अब सम करते जाएं, -6 + 6, 8 + 18, 3 + 30। समझ आ रही है बात की? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6 + 6 का आंसर 0, 8 + 18 का आंसर 24, 3 + 30 का आंसर 33 हो जाएगा। समझ आ गई? ये R2 में इस तरह से चेंज लाना है। क्लियर या नहीं क्लियर? अनीक? सर जी सर क्लियर। अच्छा, अब आपने R3 में चेंज लाना है, तो R3 के लिए कैसे? R1 के हर एलिमेंट को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर R3 में सम कर दीजिएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12 एंड 5 को 4 से मल्टीप्लाई तो 20। अब R3 के एलिमेंट्स में इसको सम करके चेंज लाएं, R3 में लिखें। -4 + 4 का आंसर 0, 6 + 12 का आंसर 18 एंड 5 + 20 का आंसर 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी R1 और R2 चेंज हो गई है, और जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो तो बन गया ना, क्योंकि 1 से नीचे दोनों को जीरो करना था तो कर दिया, राइट? तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस तरह से आपने दो ऑपरेशन अभी तक अप्लाई कर दिए। अब वो कह रहा है कि आपको आपका मैप कह रहा है कि भाई अब आपने नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री की तरफ जाना है। जैसे नेक्स्ट रो आपकी रो 2 है, रो 2 की लीडिंग एंट्री आपकी 24 है। इस 24 को चाहिए कि ये 1 हो जाए, तो 24 1 कैसे होगा? आप R2 में है ना, तो आप एक काम करें, R2 को 24 से डिवाइड कर दें, तो चेंज किस में आएगा? चेंज सिर्फ R2 में आएगा। और चेंज आएगा क्या कि हम हर एलिमेंट को 24 से डिवाइड कर देंगे। 1, उसके बाद 3 5, 1 3 5। R2 में चेंज लेकर आए कैसे? हर एलिमेंट को 24 से डिवाइड। 0/24 0, 24/24 आई थिंक 1, 24/24 और 33/24 आ जाएगा। 33/24। R3 एज इट इज 0, और नीचे 18 और 25 एज इट इज आ जाएगा। 18 एंड 25। नहीं समझ आई? सर आ गई। अच्छा, अब 1 जो है, इससे नीचे ये वाला 1 एलिमेंट है, डायगोनल मतलब लीडिंग एंट्री है, इससे नीचे क्या होना चाहिए? 0।
वन से नीचे अब आपने क्या करना है, जीरो करना है। वन से नीचे है क्या, 18 है। 18 कौन सी रो में है, 18 R3 में है। वन को पहले 18 बनाना है, इसलिए आप 18 से मल्टीप्लाई कर दें। और 18 कौन सी रो में है, 18 आपके पास वन सेकेंड रो में है, इसलिए आप 18 को R2 से मल्टीप्लाई करें। 18 प्लस 18 तो नहीं, जीरो होगा ना, माइनस करने पर आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आप R3 - 18 R2 ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिएगा, और चेंज किस में आएगा, R3 में आ जाएगा। तो आपके पास देखें क्या बनेगा, R1 R2 सेम रहेगी, 135 एज इट इज, 0 1 33/24 भी एज इट इज। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करें, जीरो को 18 से मल्टीप्लाई, फिर जीरो माइनस जीरो, जीरो आएगा। वन को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 18 बनेगा, 18 - 18 का आंसर जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब R3 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना बेटा, तो ऑपरेशन कौन सा है, R3 - 18 और R2। R3 की वैल्यू 25 -18, R2 की वैल्यू कौन सी है, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू, वो 33/24 है। इसको बेटा सॉल्व कर लें, टोटल डायरेक्ट वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करें, टोटल आंसर बताएं यानी क्या आएगा। सर एक फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आपने लिखना होता है, तो बताएं जरा क्या आंसर आएगा इसका। बताइएगा प्लीज। नहीं बताएंगे। सर -297/13। -279 और सॉरी, सर सॉरी, 28 25 ओवर से 13 सब्ट्रैक्ट भी आएगा। कर दें। सर 28/13 आएगा। तो टोटल आंसर आपका, इसको कैलकुलेटर से या एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, बल्कि कैलकुलेटर बेस्ट है क्योंकि उससे आंसर एग्जैक्ट ठीक आप निकाल लेंगे। 28/13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड रो की लीडिंग एंट्री कौन सी है जी, कौन बताएगा। लीडिंग एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होती है, तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 28/13। इसको क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, 13/28 से मल्टीप्लाई कर दें, उलट करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे आपके मैट्रिक्स में चेंज आएगा। और चेंज कैसा आएगा, जब आप ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो चेंज बेटा ऐसे आएगा कि R3 के हर एलिमेंट को अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 13/28 से। तो R3 में चेंज आ जाएगा, 135 एज इट इज, 0 1 33/24 एज इट इज। और उसके बाद 0 × 13/28, 0 × 13/28 और जीरो हो जाएगा। और 28/13 को 13/28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर तो वन आ जाएगा। तो यहाँ तक जब आप ये प्रोसीजर करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि ये क्या बनती है, एचलन फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो आप लास्ट में इसको कह दीजिएगा कि ये क्या है, एचलन फॉर्म है। समझ आ गई यहाँ तक या नहीं समझ आई। सर आ गई है। अच्छा, अब आपने अपने क्वेश्चन को रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस एचलन फॉर्म में देखें, वो जो ग्रीन वाला प्रोसीजर है ना, वो अब आपने अप्लाई करना है रिड्यूस एचलन फॉर्म के लिए। तो ग्रीन प्रोसीजर क्या है कि अब आपने सेकंड रो की लीडिंग एंट्री पे जाना है, उससे ऊपर वाले को जीरो करना है। फिर थर्ड रो की लीडिंग एंट्री से भी दोनों ऊपर वालों को जीरो कर देना है। तो ऐसा करने से आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस एचलन फॉर्म में हो जाएगा। जैसे मैं इस वन के ऊपर ये जो -3 है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इस 3 को जीरो करना है। कैसे जीरो करना है, इस वन लीडिंग एंट्री की मदद से जीरो करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका 3 R1 में है, आप R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके पहले सेम नंबर जनरेट करवाएंगे।
इधर 3 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो रहा है, इसलिए R1 माइनस 3 R2 ये वाला ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेंज आ जाएगा R1 में, और वो चेंज क्या होगा वो हम लिखेंगे R2 एज इट इज 0 1 33/24 0 0 एंड 1। R1 में चेंज आएगा ना, कैसा चेंज आएगा मैं जुबानी लिख रहा हूँ, ना समझ आई तो प्लीज बताइएगा। R2 के हर एलिमेंट को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई सॉरी 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काफी थोड़ा मतलब नंबर ऐसा बनेगा जिसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बना, बना ये कि 1 माइनस 0 का आंसर 1, यहाँ पे 1, 3 माइनस 3 का आंसर 0। और अब आपने एक्चुअली इसको सॉल्व करना है ना, ये आपके पास क्या है R1 माइनस 3 R2। R1 की वैल्यू 5 है, बीच में -3 ये वाला, और R2 की वैल्यू है 33/24। आप बेटा इसको सॉल्व करें और टोटल आंसर बताएं क्या आएगा। आपके पास बनेगा 5 माइनस 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 33/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें ना, 5 माइनस 33/8 को सॉल्व करके टोटल आंसर बताएं प्लीज। बता देंगे, एलसीएम लेंगे 5 को 4 से 8 सर से सेवन मल्टीप्लाई, ओवर एट तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7/8। समझ आ गई इस बात की। तो यस 1 सर। से ऊपर भी आपने क्या कर दिया 0। अब आपने ये जो लास्ट लीडिंग एंट्री है इससे ऊपर वाले भी दोनों एलिमेंट को 0 करना होगा फॉर द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिखता हूँ। अब देखें ये लीडिंग एंट्री है ना, इसकी मदद से अब आपने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो ये वाली जो लीडिंग एंट्री है जिस पे मैंने 1 अभी सर्कल किया था ये R3 में है, और इस 7/8 को 0 करना है उसकी मदद से। 7/3 जो है 7/8 वो R1 में है, 1 को आप पहले 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कौन सी रो में है R3 में, तो दोनों 7/8 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 0। इसलिए इस ऑपरेशन की मदद से 7/8 0 हो जाएगा। सिमिलरली 33/24 जो है वो R2 में है, तो R2 माइनस 33/24 R1, ये वाला आपने ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। ये अप्लाई करेंगे तो R1 और R2 में चेंज आएगा। चेंज क्या होगा कि 1 से ऊपर भी दोनों एलिमेंट इस ऑपरेशन के जरिए से क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और आपका मैट्रिक्स एच रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा इस ऑपरेशन के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 एंड 1। तो आप जरा R1 में चेंज लाए ना, 1 माइनस 7/8 इंटू 0 आंसर 1, 0 माइनस 7/8 इंटू 0 आंसर 0। इधर बन जाएगा 7/8 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे R3 है, 7/8 बनेगा, 7/8 माइनस 7/8 करेंगे तो आंसर क्या आया 0, यहाँ पे भी 0। सिमिलरली R2 माइनस से 33/24 करें तो 0 0, और लास्ट में क्या बन जाएगा 0, क्योंकि इधर बनेगा 33/24 फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सॉरी लास्ट से बीच में जो दरम्यान वाला एलिमेंट है वो क्या है 1 है। समझ आ गई बात की। तो ये जो लास्ट में ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनता है उसे बोलते हैं वो क्या है, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। क्लियर या नहीं। यस सर। सर आप कोई भी मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हैं उसको, या तो फिर आप उसको उसके पीछे मतलब मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी ला सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो रिड्यूस एक्रोलिन और एक्रोलिन के फॉर्म में आ जाए। सॉरी आपकी बात समझ नहीं आई, नहीं थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। सर मेरा मतलब ये है कि उसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज के वो रिड्यूस एक्रोलिन फॉर्म और एक्रोलिन फॉर्म के अंदर आ जाए। जी जी, आप कोई भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे सॉल्व करके उसको एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स ना हो। मैट्रिक्स में कम से कम एक लीडिंग एंट्री होना जरूरी है। ठीक है। ओके सर। जी सर। अच्छा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है रीजन, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ना, तो आपका मैप थोड़ा सा चेंज होगा।
बेसिकली आपने ये बात याद रखनी है कि लीडिंग एंट्री वन वन, लीडिंग एंट्री से नीचे जीरो, फिर नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री वन, उससे नीचे जीरो, और नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री वन और उससे नीचे जीरो करने हैं। तो ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनता है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, और लीडिंग एंट्री से अबव भी अगर आप जीरो कर देते, सॉरी, ऐसा करने से जो मैट्रिक्स बनता है कि लीडिंग एंट्री से नीचे वाले जीरो करेंगे तो एचेलॉन फॉर्म, लीडिंग एंट्री से ऊपर वाले भी जीरो करते हैं तो क्या बनती है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनती है, राइट। ये यस सर। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत सारे आपको कंसेप्ट इसमें से मिल जाएंगे। तो आपके पास है 2 1 3 एंड 2 1 एंड 9। फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी? सर 2। 2 है। 2 को क्या होना चाहिए? सर 1। 1 होना चाहिए। तो 2 को 1 करना है ना। तो देखें, जो इस पोजीशन पे है ये 1 है, आप इस पोजीशन पे भी 1 है। बेशुमार ऑपरेशन आप 2 - 1 करें, C1 - C2 करें तब भी 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं ताकि फर्स्ट एलिमेंट क्या बने, 1 बन जाए। तो क्या देखें, क्या ऐसा करने से फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा ना 1। 1 और 9 स्टार्ट में आ जाएंगे फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो थर्ड रो बन जाएगी, 2 एंड 1 बनेगा। सेकेंड रो पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। फर्स्ट यस एलिमेंट सर। 1 करने के लिए मैंने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। ओके। अच्छा, अब फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है, 1 से नीचे 3 और 2 है, इनको क्या होना चाहिए? सर सर 0 होना 0। चाहिए। जीरो होना चाहिए। तो अब आप जीरो करने के लिए जो सुटेबल ऑपरेशन है वो अप्लाई करें। आर, ये जो 3 है ये सेकेंड रो में है, इसलिए R2 माइनस R1 को 3 से मल्टीप्लाई, R2 - 3 R1 से नीचे वाला 3 जीरो होगा, इस 2, ये वाला 2 R3 में पड़ा हुआ है, R3 - 2 R1 से ये 2 भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो R2 और R3 में चेंज आएगा। वो चेंज कैसा आएगा वो हम लिख लेते हैं। R1 आपके पास है 1 और 9 एज इट इज, R2 - R1। R1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। अब बेटा आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो 3 - 3 क्या बनेगा, R2 0, और 2 - 27, आपका आंसर 25 आ जाएगा। तो ये R2 में चेंज आना था जो कि आ गया है। क्लियर या नहीं क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा, अब R3 जी में चेंज क्लियर। लाने के लिए R1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई तो 18 बन जाएगा, राइट। अब यस आप सर। सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 - 2, R3 - 2 R1 का मतलब है ना, अब आपने 2 - 2 करना है 0, 1 - 18 -17 आंसर आ जाएगा। समझ आई है ये बात या नहीं समझ आई? सर आ गई है। अच्छा, अब फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 थी, अच्छी बात है 1 थी, हमने 1 से नीचे दोनों को क्या कर दिया, 0। अच्छा, अब नेक्स्ट रो कौन सी है? नेक्स्ट रो, आप फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 करने के बाद आपने नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री को भी 1 करना है। नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री है कौन सी? नेक्स्ट आपका सर सेकंड रो है ना, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या 25। है? क्या है? सर 25। 25 को क्या होना चाहिए? सर 1 होना चाहिए। 25 शुड बी 1। तो 25 1 कैसे होगा, आप R2 को 25 से डिवाइड करा दें। समझ आ गई बात की? यस सर। जी तो सर। R2, नेक्स्ट ऑपरेशन आपका क्या बनेगा, R2 डिवाइडेड बाई 25। तो सिर्फ R2 में चेंज आ जाएगा। वो चेंज कैसा आएगा, आप जरा चेक कीजिएगा। 1 9 0/25 0, 25/25 1, और R3 तो एज इट इज रहेगा ना, 0 एंड -17 एज इट इज। क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर क्लियर। अच्छा, अब ये जो लीडिंग एंट्री 1 है इससे नीचे क्या होना चाहिए एचलन फॉर्म के लिए? सर 0। हाँ, -17 शुड बी 0। -17 कैसे 0 होगा, -17 है R3 में, और R जो 1 है लीडिंग एंट्री वो R2 में है।
तो आप 17 से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 17 बन जाएगा, फिर ऐड करने से 0 हो जाएगा, राइट, R3 के साथ। तो ये वो ऑपरेशन यस है सर। जिसकी मदद से आपके पास R3 1 लीडिंग एंट्री से नीचे वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो बनेगा 1901, 0 + 17 × 0 0, -17 + 17 0 बन जाएगा। समझ आ गई है? फर्स्ट जी रो की सर। लीडिंग एंट्री जी 1, सर। उससे नीचे सारे 0। नेक्स्ट रो, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1, उससे नीचे सारे 0। अब उससे नेक्स्ट रो थर्ड रो है, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है? जी सर। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है? सर 0। 0 इज नॉट अ लीडिंग एंट्री। 0 होती है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को आप लीडिंग एंट्री कहते हैं ना। तो लीडिंग एंट्री की डेफिनेशन में फर्स्ट और नॉन जीरो होना जरूरी है। तो ना कोई नॉन जीरो है ना ही कोई फर्स्ट है। समझ आ रही है बात की? कोई नॉन जीरो एंट्री नहीं है, इसलिए आपका क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा और ये जो मैट्रिक्स इस तरह से बनेगा वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, राइट। जी सर। अच्छा, अब आपने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लीडिंग एंट्री 1, इससे नीचे 0। ये वाली जो लीडिंग एंट्री 1 है, इससे अगर ऊपर वाले को भी आपने 0 कर दिया तो वो रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? तो एक ऑपरेशन चाहिए जिसकी मदद से ऊपर वाला 9 0 होगा और क्वेश्चन रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। 9 फर्स्ट रो में है, एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, समझ आ गया? 9 फर्स्ट रो में है और आपका 1 सेकंड रो में है, तो आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे R1 आएगा, क्योंकि जो आपके पास 9 है, जो टारगेट एलिमेंट है वो R1 में है ना। R1 - 9 R2, इस ऑपरेशन की मदद से 9 भी 0 हो जाएगा और मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होगा? रिड्यूस एचलन फॉर्म में। चेंज किस में आएगा? चेंज आ जाएगा R1 में। कैसे आएगा? R1 R2 के एलिमेंट को 1 से 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 0, 1 - 0 बनेगा, इधर 9 बनेगा, 9 - 9 0। थर्ड रो तो चेंज ही नहीं आएगी ना बेटा। नहीं समझ आई? ये समझ आ गई है? जी सर समझा। तो ये जो लास्ट वाला मैट्रिक्स बना है, इसे कहते हैं कि ये क्या है? रिड्यूस एचलन फॉर्म है। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो अब जरा चेक करें। आई थिंक मुझे क्वेश्चन 1 करा देना चाहिए आपको, ठीक है? तो और क्वेश्चन 1 का फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, ये आपको मैं असाइन करूंगा। आप ट्राई करेंगे, नहीं सॉल्व होगा तो मैं करा दूंगा। इसमें से भी मैं पांचवा आपको करा देता हूँ, जितना टाइम क्लास का रहता है उसमें से फिफ्थ पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है? तो फिफ्थ आपके पास 2 × 3 का एक मैट्रिक्स है। इसको आपने कन्वर्ट करना है किस में भला? एचलन फॉर्म में। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? सर फर्स्ट 1 एलिमेंट होना चाहिए। 3 है ना बेटा। तो 3 को जी सर। चाहते हैं कि 3 3 ना रहे, 3 1 बने ना। 3 1 बनने के दो मेथड हैं। आप C1 और C2 को इंटरचेंज करें, या आप रो ऑपरेशन ही अगर यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करें? R1 - R2 कर दें, क्योंकि आपको ये बात पता है कि 3 - 2 का आंसर 1 आ जाएगा। R1 में ये चेंज आएगा, राइट। जी सर। मैं पहले ही R1 में चेंज लेकर आ रहा हूं। कैसे? R1 - R2, R1 के हर एलिमेंट को R2 से माइनस, तो 3 - 2 का आंसर 1, 1 - 9 का आंसर -8, 2 - 8 का आंसर -6 हो जाएगा। समझ आ गई या नहीं समझ आई? अब इस केस में सर लीडिंग आगे। एंट्री 1 है, 1 से नीचे एक ही एलिमेंट है, तो इस एक एलिमेंट को 0 होना चाहिए। लीडिंग एंट्री से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं एचलन फॉर्म के लिए आपने उसको 0 करना होता है, ठीक है? तो अब आपके पास लीडिंग एंट्री के नीचे R2 है, 2 सेकंड रो में है, इसलिए आप ये ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 - 2R1। इसकी मदद से आपका R2 चेंज होगा, R1 सेम रहेगा और R2 आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। R1 सेम 1, -8 और -6 एज इट इज आएगा। R2 कैसा चेंज होगा? R1 के हर एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखें क्या बनेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2,
-2 को 2 से मल्टीप्लाई, -16, और उसके बाद -6 को 2 से मल्टीप्लाई, -12 आ जाएगा। अब R9 मतलब R2 के हर एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन करनी है, तो जरा बात को समझिएगा। 2 - 2 0 बनेगा, 9 माइनस इंटू -9 होगा, 9 प्लस 9 माइनस इंटू -16 होगा ना बेटा, क्योंकि एक माइनस तो फॉर्मूले से भी है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 9 माइनस इंटू -16 क्या बनेगा, 9 प्लस 16 बनेगा, विच इज 25। समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या आ जी जाएगा, 25। सिमिलरली 8 माइनस इंटू -12, 8 प्लस 12, आपका आंसर आ जाएगा 20। समझ आई या नहीं समझ आई? सर आ गई। अच्छा, उसके बाद R2 की लीडिंग एंट्री की तरफ जाना है, उसको 1 करना है, और R2 की फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री कौन सी है, वो 25 है। इसलिए अब आप क्या करेंगे, R2 को 25 से डिवाइड करके उसको 1 कर दीजिएगा। तो R2 में चेंज आएगा, R1 सेम रहेगी, 1 -8 -6, 0/25, 25/25 एंड 20/25 का आंसर क्या आएगा, 20/25 को सिंप्लीफाई कर लेना, तो 5 के टेबल से कैंसिल हो गए, तो 4/5 आंसर आ रहा है। समझ आ गई या नहीं समझ आई? यस सर सर समझ। आ गई। अच्छा, हमने पहले एलिमेंट की लीडिंग एंट्री को 1 किया, उससे नीचे जितने एलिमेंट थे उनको हमने 0 कर दिया, फिर सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1, और उससे नीचे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नेक्स्ट रो कोई भी नहीं है ना। आपकी सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 हो चुकी है, तो नेक्स्ट थर्ड रो इसमें है ही नहीं। इसलिए आपका ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। समझ आ गई? जी सर। अब आपने क्या करना है, इसी को रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, वो सारा पेज मुझसे रब हो गया है। अब ऐसे है बेटा कि उसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में खुद कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी क्लास के टाइम 2 मिनट है, 2 मिनट में वो सारा दोबारा लिख के तो आगे नहीं लेके चल सकते हम, ठीक है? 11 सॉरी 2.5 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होगी कि वो आपसे कहेगा फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है? जी तो सर। हमें रैंक कैलकुलेट करना होगा ना। मैं यहाँ पे रैंक की डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म। एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज होते हैं उसे रैंक कहते हैं, राइट? ये डेफिनेशन है। जी सर। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचलन आर रिड्यूस एचलन फॉर्म इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप रैंक फाइंड करने के लिए पहले एचलन फॉर्म बनाएंगे या रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाएंगे, तो दोनों में से किसी एक का बनना होना जरूरी था होता है। तो आप क्या करें, जैसे लेट से 1 0 1 3 0 0 एंड 0। आपको पता है कि क्या ये एचलन फॉर्म है? जी सर। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितने हैं? सर दो। दो, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। हाँ। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चन 1 में मैट्रिक्स को कन्वर्ट किया था रैंक के लिए, तो आप उसमें क्या कीजिएगा, उसकी एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म कैलकुलेट हुई पड़ी है, तो उसमें आखिर में नॉन जीरो रोज को काउंट कर लीजिएगा, तो वो आपको रैंक की डेफिनेशन दे देगा, उसका आंसर रैंक आ जाएगा, ठीक है? अब ना जी सर। एक काम करते हैं कि एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं ना, ठीक है? तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इस फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर सिमिलर, इसमें से कौन सा मैं सॉल्व करूं? सर फर्स्ट ही कर दीजिए। सॉरी,
सर फर्स्ट वाले कर दीजिए। फर्स्ट सॉल्व कर दूं? जी सर। ये आपका फर्स्ट है। उसने कहा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो रैंक फाइंड करना है। तो रैंक की डेफिनेशन इसमें अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन ये है कि आपने पहले एचलन फॉर्म अप्लाई करनी है और इसमें नॉन जीरो रोज काउंट करने हैं। तो एचलन फॉर्म के लिए आपको पता है फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1, लीडिंग एंट्री से नीचे आपने जीरो करने हैं। नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 और उससे नीचे आपने जीरो करने हैं। और लास्ट में इस लीडिंग एंट्री को 1 करना है। ये आपका एचलन फॉर्म के लिए काम होगा। और रिड्यूस की जरूरत नहीं है क्योंकि एचलन से ही रैंक की डेफिनेशन हो रही है, तो हमें रिड्यूस की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी सर। आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे है, लाइक 5 9 3, 3 - 5 6, 2 10 and 6। इसको हमने एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करें, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है। तो यहाँ पे अगर आप 1 करने के लिए आप 5 से डिवाइड करते हैं फर्स्ट रो को, तो आपका क्वेश्चन फ्रैक्शन में चला जाएगा। इसके लिए जी सर। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप R1 में ये ऑपरेशन अप्लाई करें कि R3 के हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दें, और यहाँ से 5 - 4 करेंगे तो आपके पास इस पोजीशन पे 1 बन जाएगा। मल्टीपल वेज हैं, आप कोई भी चूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो मैं इसमें से यही चूज कर रहा हूँ, R1 - 2 R3। समझ आ रही है? जी R3 सर। के हर एलिमेंट को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, इधर 20 बन जाएगा और यहाँ पे 12 बनेगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दें जरा, यस देखें सर। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा। R1 में चेंज आएगा, R1 में चेंज जो आएगा वो लिख लें पहले। 5 - 4 का आंसर 1, 9 - 20 का आंसर -11, 3 - 12 का आंसर -12 आ जाएगा। समझ आ गई? जी सर। नेक्स्ट आपके पास 3 - 5 6 2 10 and 6 एज इट इज आएगा। ठीक है, चेंज सिर्फ आपका -9 नहीं R1 है। होगा? नहीं, R3 नहीं चेंज होगी। ठीक है, वो सिर्फ ये नहीं आपके सर, मैं पास बोल रहा हूँ आपने -12 लिखे हैं तो वो -9 नहीं होगा? -9 क्यों होगा, या आ, -9 होगा, आप ठीक कह रहे हैं। वो इधर 12 होगा ना, तो 3 - 12 -9 आ जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब 1 से नीचे 3 और 2 को क्या करना है, जीरो करना है। तो उसके लिए आप ये ऑपरेशन यूज कर लें, R2 - 3 R1। इनकी प्रैक्टिस हो गई है अब आपकी, क्योंकि पहले इधर 3 बनाना है, फिर 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर जी सर। R3 - 2 R1। समझ आइए कैसे ऑपरेशन अप्लाई हुआ। जी सर। तो अब आपने R1 में चेंज नहीं आएगा, R2 और R3 चेंज होकर आ जाएंगे। तो R1 यस सर। सेम रह रही है, तो उसको आप एज इट इज लिखते हैं, 1 -11 एंड -9। अच्छा, अब R2 में चेंज लाने के लिए R1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें ना। जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इधर -11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, आई गेस 27 बनेगा। अब आप सब्ट्रैक्शन करें, जैसे 3 - 3 क्या बनेगा, 0, -5 माइनस माइनस प्लस 33 हो जाएगा, -5 + 33 का आंसर क्या आएगा, 38। 27 आ जाएगा। जी सर। ठीक है, सिमिलरली 6 -(-27), 6 + 27 होगा। 6 + 27 का क्या आंसर आएगा, आ, 33। जी सर। तो सर इसके नहीं, 6 नहीं सर, अभी आप 2 से हाँ ओके जी सर। जी, अब आपने चेंज लाना है किसमें, R3 में। R3 में कैसे चेंज लाना है कि R1 के हर एलिमेंट को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर 2 बन जाएगा, इधर -22 बनेगा, और यहाँ पे -18 बनेगा। ठीक है, अब R3 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो फर्स्ट में क्या होगा, 2 - 2 बिकम्स 0, 10 -(-22), 10 + 22 विच इज 32। Similarly,
आपका 6 - 18 होगा, 6 + 18 होगा, एंड 6 + 18 = 24। क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर क्लियर। अच्छा, अब आप नेक्स्ट में क्या करेंगे? लीडिंग एंट्री नेक्स्ट की कौन सी है? नेक्स्ट 27 है ना, चेक करें, 27 को 1 करना है। यस सर। तो 27 को 1 करने के लिए आप क्या करेंगे? R2 को 27 पे डिवाइड कर देंगे, राइट? जी सर। तो R2 में चेंज आ जाएगा, 1 - 11 - 9, 0/27, 27/27, 33/27 हो जाएगा। 33/27 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें, 33/27। 3 के टेबल से कैंसिल करें, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 3 9 R 27। ठीक है, तो 11/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर? सर नहीं समझ आई? जी सर समझ आ गई। अच्छा, तो फिर आपका 0, 32 एंड 24 एज इट इज। अब जो डिनोमिनेटर में 32 है, इसको हम चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, 0। इसलिए आप ऊपर वाले 1 की मदद से इसको 0 करेंगे, तो कैसे होगा? R3 - 32 R1, R2 सॉरी। ठीक है, R2 के हर एलिमेंट को 32 से मल्टीप्लाई करके R3 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं ये अप्लाई करने लगा हूँ, अब समझ आई तो बताइएगा। 1 - 11 - 9, 0 1 11/9 एज इट इज। तो 0 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, 0 - 0 का आंसर भी 0। इधर 32 बन जाएगा, 32 - 32 क्या होगा, 0। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ। R3 के लिए वैल्यू पुट करें, R3 की वैल्यू 24, बीच में माइनस, फिर -32 एज इट इज, और R2 की वैल्यू है 11/9। इसको आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं प्लीज? जी सर। बताएं। सर एक सेकंड। डायरेक्ट टोटल आंसर बता दें कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके। सर -64। टोटल आंसर? जी सर। बस सिर्फ -64? जी सर। जी। तो लास्ट एलिमेंट आपका आ गया जी, -64। -64 को आपने 1 करना होता है एचलन फॉर्म के लिए, तो आप R3 को -64 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो सिर्फ R3 में चेंज आएगा और आपका मैट्रिक्स जो है वो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 -11 -9, 0 1 11/9, 0 0 एंड 1। 0/64, 0/64, -64/-64, आंसर 1। समझ आ गई है? जी सर। ये मैट्रिक्स का क्या हो गया, एचलन फॉर्म। ये बताएं इसका यस सर। रैंक कितना है? सर दो, टू। इसमें नॉन जीरो रोज काउंट करें, कितनी है? सर टू नॉन जीरो रोज है। ओ लास्ट वेट में सॉरी रो थ्री क्या है। नॉन जीरो है? नहीं सर, मतलब जी सर वो थ्री है। रैंक 3 है, ठीक है। कोई एक एंट्री पे अगर नॉन जीरो हो तो पूरी एंट्री, पूरी रो नॉन जीरो होती है। तो इसका रैंक कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आ गई? जी सर। इस तरह से आपने क्वेश्चन सेकंड और थर्ड करना है। मैं आपको इसका फोर्थ कराना चाहता हूँ, ओके? यस सर। क्योंकि इसमें आर्डर चेंज है। तो आपके पास ये है 1 3 2 9 1 6। फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए एक्सलन फॉर्म के लिए? सर वन। 1। तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है ना? यस सर। तो अब आप 1 कैसे करेंगे? 1 तो हुआ पड़ा है, 1 से नीचे दोनों एलिमेंट को क्या करना है, 0। जीरो करना। तो जी सर। आप ऑपरेशन यूज करें, R2 - 2R1 एंड R3 - R1 डायरेक्टली कर दें। ठीक है, तो इस तरह से R2 और R3 में चेंज आ जाएगा, क्योंकि लीडिंग एंट्री से नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको 0 हमें करना होता है। 1 जी 3 सर। एज इट इज। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा,
टू माइनस टू क्या बनेगा, 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, एंड 9 माइनस 6 क्या बन जाएगा, 3। 3। फिर R2 और R3 को एज इट इज सब्ट्रैक्ट करें, R3 और R1 को, सॉरी। 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 3। 3। समझ आ गई। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है। सर 3। 3 को क्या होना चाहिए, सर 1 होना चाहिए। तो 3 कौन सी रो में है, R2 में, तो R2 को 3 से डिवाइड कर दें। जी सर। 1 3, 0/3 0, 3/3 1, 0 और 3 एज इट इज। अच्छा, ये जो लीडिंग एंट्री 1 है, इससे नीचे क्या पड़ा हुआ है, 3। इसको क्या यस होना चाहिए, 0। सर 0। R3 - 3 R2 ये ऑपरेशन यूज कर लें, ओके। जी सर। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज किस में आएगा, 1 R3 में। 3 0 1, 0 - 3 इंटू 0 0, 3 - 3 0 बन जाएगा। अब आप इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं रिड्यूस में, तो सुपर वाले 3 को भी 0 कर दीजिएगा। तो रैंक जब कैलकुलेट करना हो तो आपको रिड्यूस की जरूरत नहीं होती, एचलन फॉर्म से ही आपका काम चल जाता है। तो बताएं रैंक कितना है। सर रैंक 2 है। इस केस में रैंक 2 आ गया, ठीक है। तो आपका जी क्वेश्चन सर। कंप्लीट। यस तो सर। आज सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 2 ही करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इनवर्स हर फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करता, उसने तभी बात बोली है फाइंड करें अगर एग्जिस्ट करे तो उसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वो आपने कहा था कि ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ये इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला था। तो इनवर्स एग्जिस्ट तब करेगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो ये आपने याद रखना है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा। और हमने 2.3 में पढ़ा था कि वो वाले मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उनको हम नाम देते हैं कि वो कौन से हैं, नॉन सिंगुलर हैं। और वो वाले मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो हो, उनको हमने नाम दिया था कि वो मैट्रिसेस सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं। समझ आ रही है बात की। तो इसका जी मतलब सर। जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बाकी किसी भी वो वाले मैट्रिसेस जो सिंगुलर होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का आगाज करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि 0 -1 -1 -1 3 0 -1 1 -1 -1 एंड 4, 1 -1 एंड 4। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। लेट कर लें कि ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे कि ये कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे और हम फाइंड कर रहे हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। डिटर्मिनेंट का जो प्रोसीजर है वो मैं अब आपको रिवाइज नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करूंगा। रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिखते हैं, फिर जो फर्स्ट एंट्री जिस रो जिस कॉलम है उसको डिलीट करेंगे। पीछे 3 0 -1 और 4 बच जाएगा। 3 0 -1 और 4, बीच में नेगेटिव का साइन आता है। और फिर ये -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में उसको डिलीट करें, तो पीछे आपके पास बचेगा -1 0 1 और 4 बच जाएगा। फिर उसके बाद दरम्यान में प्लस आता है और फिर -1 लिखेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में इसको डिलीट करें,
पीछे बचेगा -1 3 1 एंड -1। इनको सॉल्व कर लें। फर्स्ट चीज ये 0 बनेगी, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करें, -4 1 को 0 से, तो -0 बन जाएगा। प्लस माइनस -1, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, +1, 3 को 1 से 3, फॉर्मूले से माइनस आ जाएगा। इस टोटल को सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है -4 -0, -4 को -1 से मल्टीप्लाई, -1 हुआ। और फिर उसके बाद 1 - 3 का आंसर कितना आया, -1, और 1 - 3 का आंसर आ गया जी -2। और इसको सिंप्लीफाई करें तो बनेगा -4 माइनस माइनस +2, -4 + 2 सॉल्व करें तो -2 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, -2 के इक्वल, -2 नॉन जीरो है। इसलिए आपने क्या देना है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, इसलिए इनवर्स तो है, एग्जिस्ट तो कर जाएगा। तो तब हमें इनवर्स फाइंड करना पड़ गया है। इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैट्रिसेस, ये वाला जो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया है, इसलिए ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। समझ आ गई बात की? जी सर। अच्छा, अब इनवर्स फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हम पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स आपके पास है 0 -1 1, फिर उसके बाद -1 3 0 1 -1 एंड 4। फिर ये मैट्रिक्स लिखने के बाद ना हम एक बीच में लाइन लगाएंगे। इस लाइन के बाद हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी लिख देते हैं 3 × 3 की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर हमने क्या करना है कि ये जो आइडेंटिटी है, इसको हमने शिफ्ट करके फर्स्ट पोजीशन पे लाना होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया था कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, 1 से नीचे दोनों एलिमेंट को 0 कर देना है। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, 1 से ऊपर वाले को भी 0 और नीचे वाले को भी 0 करना है। फिर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 करना है, 1 से ऊपर दोनों को आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। समझ आ रही है बात की? तो जी सर। ये चीज अचीव कर जाएंगे तो आपका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब ये वाला काम करने के लिए हम ये करते हैं कि R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं, ताकि फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ जाए ना। क्योंकि इधर तो 1 लाना है, तो 1 लाने का जो बेहतरीन मेथड है वो ये है कि R1 और R3 की पोजीशन बदल दें। मतलब कि R3 को उठा के R1 की जगह पर रख दें, और यस सर। R2 सेम रखें। और R1 को उठा के R3 की जगह पर रख दें। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। R1 R3 की जगह पर आ जाएगी। बीच में लाइन लगेगी ताकि फर्क हो ना, क्योंकि फिर इस जगह पे जो मैट्रिक्स बनेगा उसको तो हम इनवर्स का नाम देंगे। अब देखिए, 1 से नीचे दोनों 0 होने चाहिए। एक 0 हुआ पड़ा है, तो एक को 0 करना है, तो वो कैसे होगा कि आप R2 और R1 को ऐड कर दें। R1 सॉरी R2 + R1 कर दें। ऐसा करने से R2 चेंज होकर आएगा। तो वो चेंज कैसा होगा कि R2 की हर एलिमेंट को R1 में ऐड कर देना है। R1 सेम 1 -1 4 0 0 1। R2 में चेंज लाना है। चेंज क्या होगा बताऊंगा आपको, -1 1 1 0 0, बीच में ये वाली लाइन। अच्छा, अब आपने बेसिकली करना ये है कि जो ना R2 के हर एलिमेंट को R1 में ऐड करना है, और जो आंसर आएगा उसको R2 में लिख दीजिएगा। -1 + 1 करें तो 0 हो जाएगा, 0 इधर रख दें। 3 + इंटू -1 करें, 2 हो जाएगा। 0 + 4 करें, 4 हो जाएगा।
जीरो प्लस जीरो करें, जीरो हो जाएगा। वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो ये आपका R2 में चेंज आ गया। समझ आ गई है बात की? जी सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि R1 में चेंज लाना है ना। R2 प्लस R1, अब R इस टू को वन करना है। टू को वन करने का प्रोसीजर ये है कि आप R1 माइनस R3 कर दें। टू को वन करने का जो प्रोसीजर बेस्ट है वो ये है कि आप वैसे एक काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इस टू को इस वन के साथ ऐड करें, R2 प्लस R3 करें, तो इस जगह पे जीरो हो जाएगा। फ्रैक्शन वैसे तो टू से अगर आपने R2 को टू पे डिवाइड किया तो भी तो आपके पास जीरो बन रहा है, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कह सकते हैं फ्रैक्शन में चली जाएगी, जो कि डील करना थोड़ा सा मुश्किल, निस्बतन मुश्किल होता है। मैं इस टू को वन करना चाहता हूँ। इस टू को वन करने के लिए अगर आप R2 प्लस R3 कर दें तो मेरे हिसाब से टू माइनस टू प्लस इंटू माइनस वन, टू माइनस वन बचेगा, जो कि इधर वन आ जाएगा। बाकी जो मर्जी बनता है बनता रहे, ठीक है। R2 में चेंज लाना है। R1 और R3 सेम रहेगी, उनको लिखें। वन माइनस वन, फोर, जीरो जीरो वन। R2 में चेंज, R3 भी सेम, जीरो माइनस वन, 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 जीरो जीरो। अच्छा, अब R3 में चेंज लाएं। R2 में जीरो, R2 के हर एलिमेंट को R3 में ऐड करना है, तो जीरो प्लस जीरो का आंसर जीरो। टू प्लस इंटू माइनस वन, टू माइनस वन बचेगा, जो कि वन आएगा। समझ आ रही है इस बात की या नहीं समझ आई? जी सर। समझ आई है। R2 की जी सर वैल्यू सर। टू, बीच में प्लस, और R3 की वैल्यू माइनस वन, तो बनेगा टू माइनस वन विच इज वन। सिमिलरली फोर प्लस वन करें, आंसर फाइव आ जाएगा। जीरो प्लस वन करेंगे वन आएगा, वन प्लस जीरो करेंगे वन आएगा, वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आ जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर सर। अब आपने ये जो वन से ऊपर और नीचे दोनों को जीरो करना है, मतलब कि इस जगह पे भी जीरो करना है और इस जगह पे भी जीरो करना है। तो आप डायगोनल एलिमेंट को यूज कर लें तो आसानी से जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर आप ये काम करें, R1 प्लस R2 करें एंड R3 प्लस R2 करें। दो ऑपरेशन में इकट्ठे अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग R1 में चेंज आएगा, सेकंड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग R3 में चेंज आएगा। इट मीन्स के जो आपके पास R1 और R2 जो है वो एज इट इज आ जाएगी। तो पहले तो हम R2 को लिख लेते हैं, जीरो, वन, फाइव, वन, वन एंड वन। R2 में चेंज लाना है। चेंज कैसा कि R1 में, सॉरी, R1 के हर एलिमेंट को R2 में ऐड करें, जो आंसर आता है वो लिखते जाइएगा। ठीक है, तो मैं भी एडिंग करने लगा हूँ, जरा चेक कीजिएगा। R1 प्लस R2, वन प्लस जीरो का आंसर वन, माइनस वन प्लस वन का आंसर जीरो, फोर प्लस वन अगर आप करेंगे ना, फोर प्लस, सॉरी, फोर प्लस फाइव करेंगे तो आंसर नाइन आ जाएगा। समझ आ रही है बात की या नहीं समझ आई? जी सर। जी नहीं सर समझ आई? समझ। जी सर समझ आ गया। फोर प्लस, हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? R1 प्लस R2 कर रहे हैं। चलें करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। तो फोर प्लस वन करना है, ठीक है। फोर, सॉरी, फोर प्लस फाइव करना है ना। R1 प्लस R2 जो कर रहे हैं, तो फोर प्लस फाइव नाइन हो जाएगा, और जीरो प्लस वन वन होगा। वन प्लस जीरो, जीरो प्लस वन फिर वन हो जाएगा, और वन प्लस वन टू हो जाएगा। ये रहा R2 में चेंज। क्लियर है या नहीं क्लियर? सॉरी, R1 जी में। सर क्लियर। यस सर। R3 में चेंज लाना है। R3 के हर एलिमेंट को R2 में ऐड करना है, तो जीरो प्लस जीरो का आंसर जीरो, माइनस वन प्लस वन का आंसर जीरो, वन प्लस फाइव का आंसर बन जाएगा आई थिंक सिक्स, और वन प्लस वन का आंसर वन, सॉरी, वन प्लस वन का आंसर टू, जीरो प्लस वन वन, एंड जीरो प्लस वन वन आ जाएगा। तो ये दो आपके पास ऑपरेशन बन जाएंगे।
क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर clear। तो हमने किया बेसिकली क्या है कि जो आपके पास कोई मिस्टेक तो नहीं है इस लास्ट वाली एंट्री में? एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि कैलकुलेशन में हमने एक मिस्टेक की है ना। वो मिस्टेक तो ये है कि क्वेश्चन में -1 था ना। -1 था। मैंने बाय मिस्टेक क्वेश्चन को -1 और 1 कर दिया है, ठीक है। तो अब चेंजिंग करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं होगा। इस जगह पे फॉर्मूले क्वेश्चन में -1 था, तो आपका क्वेश्चन बुक आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए -1 के हिसाब से जो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे लगाएंगे, ठीक है। -1 जी है, सर। R1 और R3 को इंटरचेंज किया था, तो वो वाला -1 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? फिर जब जी सर। आपने R2 + R1 किया था, तो उससे R3 तो नहीं चेंज होगी, इसलिए इधर यही बचेगा। फिर आपने अ, यहाँ पे भी -1 ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि R2 + R3 किया था ना आपने। तो आर जी टू सर। प्लस आर थ्री का मतलब है कि आपने R2 का हर एलिमेंट R3 में ऐड किया है, ठीक है। तो 2 + × -1 वो बचा था 5 + ये माइनस। 4 है। इस जगह पे क्या होना चाहिए? 4। हाँ, 4 + × -1 बनेगा ना। तो ये जो 5 आपने लगाया था, ये 5 नहीं आएगा। क्या आएगा? 3 आ जाएगा, राइट। जी सर। क्योंकि 2 + × -1 1, 4 + × -1 3 बचेगा। तो अब क्या होगा? नेक्स्ट आपने ऑपरेशन लगाया। सर नहीं, आप वाली रो तो रो 2 प्लस रो 1 है ना, आप उसको क्यों चेंज कर रहे रो 2 + रो 1 किधर है? नहीं, वो तो ऊपर वाली है ना। नहीं, हैं? रो 2 + रो 1 तो ऊपर से नीचे वाला स्टेप है ना। अब हमने रो 2 + रो 3 किया हुआ है। ओके। रिगार्डिंग लेकिन आपकी सर आपने। रो 2 चेंज हुई है ना। 2 1 बना है, 0 1 बना था, 1 1 बना था, फिर 1 1 बना था। तो रो 2 में चेंज जी लाना, सर। वो चेंज लाया है। अब R1 + R2 का मतलब है कि आपने R2 और R3 में R1 में चेंज लाना है। तो चेंज कैसे आएगा? -1 + 1 0 बना था, 4 + 3 कितना बना? 4 + 3 7 हो जाएगा। इस जगह पे सिर्फ 7 आ जाएगा, राइट। और जी इधर सर। तो था ही 3, तो यहाँ पे यस। क्या आया? 3 आ गया, ठीक है। और जी सर। बाकी सारे में तो कोई चेंज नहीं है। फिर R3 + R2 जब हमने किया, तो देखें क्या होगा। R3 + R2 अब करना है, तो -1 + 1 0, -1 + 3 का आंसर 2 आ जाएगा। तो मतलब कि इस जगह पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। अब जरा चेक करें, समझ आइए कि मैंने चेंजिंग क्या लाया। एक -1 स्टार्ट में नहीं रखा था, जिस वजह से आपका क्वेश्चन आंसर मैच नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर। क्लियर हो गया। हम्म, समझ आ गई है? जी सर। 4 + हमने ऑपरेशन कौन सा यूज कर किया हुआ है? R1 + R2। तो -1 + 1। ठीक है, समझ आ गई है। ये आपके पास यहाँ तक ये चीज चेंज होगी। अब आपने थर्ड रो की इस पोजीशन को 1 करना है। तो 1 करने के लिए अभी और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आप R3 को 2 पे डिवाइड कर दें, तो R3 में चेंज आ जाएगा, राइट। जी सर। तो 1 0 7 1 1 एंड 2। R3 सेम रहेगी, 0 1 3 1 1 R3/2, 0/3 0, 0/2 0, 2/2 1, 2/2 1,
इधर 1/2 और इधर भी 1/2 होगा। समझ आई ये बात की या नहीं समझ आई? जी सर समझा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 3 और 7 को सिर्फ 0 कर देना है। तो 7 को 0 करने के लिए आप ये ऑपरेशन अप्लाई करें, R1 - 7 R3। और 3 को 0 करने के लिए आप ये ऑपरेशन अप्लाई करें, R2 - 3 R3। समझ आ रही है बात की? तो जी सर। आपके पास आंसर आ जाएगा, R1 में चेंज लाएंगे और R1 और R2 में चेंज आएगा, R3 सेम रहेगी, 0 0 1 1 1/2 और 1/2 होगा, ठीक है। तो R1 में चेंज लाना है कैसे, R3 के हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उसको R2 से सब्ट्रैक्ट कर देना है R1 से। तो इधर 0 बनेगा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर भी 0 बनेगा, इधर आपके पास 7 बन जाएगा, इधर आपके पास 7/2 बनेगा, इधर भी आपके पास बन जाएगा 7/2। क्लियर है या नहीं क्लियर? जी सर क्लियर। अच्छा, अब जरा सब्ट्रैक्ट करें, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 7 - 7 0, 1 - 7 - 6 एंड 1 - 7/2 सॉल्व करना है। तो 1 - 7/2, 2 एलसीएम आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 - 7, आंसर आ जाएगा -5/2। तो इस जगह पे आ गया -5/2। सिमिलरली नेक्स्ट आपने 2 - 7/2 को सॉल्व करना है। तो 2 - 7/2 का 2 एलसीएम, तो 2 3 जार 4, 4 - 7 -3/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप R1 में चेंज लेकर गया, ठीक है। तो यस सर। अब R2 में चेंज लाना है कैसे, R3 के अब हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस 0 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर भी 3, इधर हो जाएगा 3/2 और इधर भी हो जाएगा 3/2। अब R2 को इन वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 0 - 0 1 - 0 1, 3 - 3 0, 1 - 3 -2 बन जाएगा, 1 जी - सर। 2 होता है। फिर उसके बाद आप 1 - 3/2 सॉल्व करें ना, 1 - 3/2 सॉल्व करें तो 2 एलसीएम आएगा, -1/2 बचेगा, तो इधर आ जाएगा -1/2। इधर अगेन 1 - 3/2 सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी -1/2। समझ आ गई है या नहीं समझ आई? जी सर समझा। अच्छा, अब आप इस जगह पे आइडेंटिटी बन गई है। तो जब इस जगह पे आइडेंटिटी बन जाए तो जो मैट्रिक्स इस पोजीशन पे बनता है उसको हम इनवर्स का नाम देते हैं। तो इट मीन्स कि इनवर्स क्या होगा, -6 -5/2 -3/2 -2 -1/2 -1/2 1 1/2 और 1/2 बन जाएगा। ये आपका इनवर्स आ गया है। समझ आई ये बात की? जी सर। सर वो मुझे कॉल आ गई, मुझे जाना पड़ेगा सर। जी, तो चलें ठीक है, आप चले जाएं, ये आपका इनवर्स है। और ये जी सर। आंसर बिल्कुल ठीक है, अब आप चेक कर लीजिएगा। इसको ना अब आपने वेरिफिकेशन खुद करनी है, ठीक है। तो मैं आपको आपका टारगेट असाइन कर देता हूँ जो कि आपने कल तक करके देना है, कि आप ए को ए इनवर्स के साथ और ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और आपका आंसर I3 आना चाहिए। I3 क्या था, I3 था 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये वाला काम आप खुद से करके तो मुझे कल तक बताइएगा कि वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। जी क्वेश्चन सर। नंबर 3 का फर्स्ट सोल्व हो गया, कल एक और पार्ट सोल्व करवा के तो एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलें अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपका था क्या कि 1 to 5, 1 to 5, नेक्स्ट -3 0, -3 0 and 1, 4 to 5, 4 2 and 5, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हम फिर अगेन लेट कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है। तो इनवर्स तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगा हूँ। तो डिटर्मिनेंट के लिए ना मैं इसको रो 1 से एक्सपेंड करूंगा। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री 1, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, पीछे 0, 1, 2 और 5 बचेगा, बीच में नेगेटिव साइन, फिर 2, फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, पीछे बचेगा -3, 1, 4 and 5, फिर दरम्यान में प्लस, फिर 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, पीछे आ जाएगा -3, 0, 4 and 2 आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? जी सर। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, माइनस और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा, -2 into, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, +5, फिर -6, -0 बनेगा। सॉल्व कर लें इसको, बनेगा -2, माइनस माइनस प्लस, और -15 प्लस -9, 19 बनेगा, और माइनस माइनस प्लस होके +2 into 19 हो जाएगा, राइट। जी सर। +5 into -6, वो आपका कितना बनेगा, -30 बन जाएगा। समझ आ रही है बात की या नहीं समझ आई? जी सर। इसको अब आप सम कर देना तो कितना बनेगा, -2 +38 -30। मेरे हिसाब से तो इसको सॉल्व करने पर बचेगा 38 -32 विच इज 8। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो 8 के इक्वल आ गया। तो 8 नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब कि जो मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर हो गया। समझ आ रही है? सर आंसर 6 है। आंसर चलें 6 कर लेते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। तो 6 भी नॉन जीरो है तो भी ये नॉन सिंगुलर ही बनेगा, ठीक है। तो जी इट सर। मीन्स के इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। यस सर। तो यहाँ से तो अभी तक, यहाँ तक तो अभी आपको सिर्फ यही पता चला कि आया कि आपने इनवर्स फाइंड करना है या फाइंड नहीं करना, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि आपने इनवर्स फाइंड करना है। प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोसीजर इनवर्स फाइंड करने का अभी बताऊंगा, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट लिख दें, 1 to 5 डॉटेड लाइन, देन -3 0 1, -3 0 1, देन -3 0 1। सॉरी ये ना मैंने गलत लिख दिया, थोड़ी सी सेट नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स को आपने एज इट इज रखना है, 1 to 5, -3 0 और 5 यहाँ पे आ जाए, -3 0 1। पहले आपने गिवन मैट्रिक्स रखना है 4 to 5, और उसके बाद आपने ये काम करना है कि इस लाइन के राइट साइड पे आपने 3 x 3 की आइडेंटिटी लिख लेनी है। जैसे इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी 1 0 0, 0 1 0 एंड 0 0 एंड 1 आ जाएगा। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना है, तो वो 1 हुआ पड़ा है।
1 से नीचे -3 और 4 को 0 करना है। तो मैं भी इस उम्मीद के अकॉर्डिंग कि आपको ऑपरेशन सिखा चुका हूँ। -3 R2 में है, R2 + 3 R1 करने से -3 की जगह पर 0 आ जाएगा। 4 R3 में है, इसलिए R3 + 4 R1 करना पड़ेगा। क्या ये दो ऑपरेशन आपको समझ आ गए? जी सर। तो अब आप क्या करें, अब आप ये काम करें कि फर्स्ट रो सेम रखें, 1 2 5 0 1 0 0 1 0 एंड 0। अच्छा, R3 में चेंज लेकर आए, कैसे? R3 के R1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर R2 में ऐड करते जाइएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 होगा। फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 0 को 3 से 0 और 0 को 3 से 0 हो जाएगा। अब ये जो आपकी रो 1 चेंज हुई है, इसको अब रो 2 में ऐड करना है, तो आंसर तो सिर्फ रो 2 का लिखना है ना। -3 जी सर। + 3 0, 0 + 6 का आंसर 6, 1 + 15 का आंसर 16, 0 + 3 का आंसर 3, 1 + 0 1, 0 + 0 0 हो जाएगा। समझ आ गई एक रो 2 में कैसे चेंज आया है? जी सर। तो इसको फिर आपने रब कर देना है, क्योंकि चेंज तो सिर्फ रो 2 में लाना है। अब रो 3 में भी चेंज लाना है। रो 3 का चेंज ऐसे है कि R1 के हर एलिमेंट को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जाएगा, 2 को 4 से मल्टी करेंगे तो 8 बनेगा, ये जो 5 है ये 20 बन जाएगा, ये 1 जो है ये 4 बनेगा, 0 0 ही रहेगा और 0 0 ही रहेगा। मैंने R1 से मल्टीप्लाई करके आंसर को ऊपर लिख दिया है। अब R3 में इनको ऐड करते जाएं, माइनस करना है, सॉरी ये ऑपरेशन मैंने गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऐड करने से तो 8 बनेगा ना, हमने माइनस जी करना। सर। सब्ट्रैक्ट करते जाएं जी। 4 - 4 क्या हुआ? 0। 2 - 8 क्या बना? -6। ठीक है, तो सॉरी ये ना चेंज रखें। 4 - 4 0, 2 - 8 -6 एंड 5 - 20 -14 बना। 0 - 4 -4, 0 - 0 0, 1 - 0 1 बन जाएगा। तो ये आपका पहला पर्पस अचीव हुआ कि 1 से नीचे सब एलिमेंट को 0 करना है। अब आपने अपना टारगेट असाइन करना है 6 को। तो 6 को सर आपने क्या वो करना है? सर वो लास्ट रो के अंदर -15 नहीं होगा? लास्ट रो के अंदर -15 होगा। ठीक कह रहे हैं ना, -15 ही होगा। जी 5 सर। - 20 कितना होगा? -15 होगा। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब आपने इस 6 को 1 करना है और 1 से नीचे 0 कर देना है ना। तो 1 से नीचे चले 0 करने से पहले अगर आप 6 से नीचे वाले को 0 कर देना तो वो आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर आपने आइडेंटिटी बनानी है ना, तो उसको फिर आप बाद में 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, एक ऑपरेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी पहले ये काम करने लगा हूँ। बेसिकली हमने सेकंड, जैसे फर्स्ट कॉलम को 1 0 0 बनाया, सेकंड कॉलम को हम ये बनाना चाहते हैं 0 1 और 0। अभी -6 को ना 0 करना आसान है, कैसे भला? कि आप R3 और R2 को ऐड कर दें, तो ये वाला जो -6 है इधर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास देखें क्या बनेगा। फर्स्ट रो सेम रखें, 1 2 5 1 0 0। सेकेंड रो भी सेम रखें, 0 6 16 3 1 0। थर्ड रो में चेंज लेकर आए, कैसे? आर फर्स्ट R2 के साथ ऐड करते जाएं, जैसे 0 + 0 0, -6 + 6 0, -15 + 16 1। तो ये काम बहुत आसान बन गया है। -4 + 3 -1, 0 + 1 1,
1 + 0 1। और याद रखें कि ये वाला ना बीच में लाइन लगाना जरूरी है ताकि फर्क जहन में रहे ना आपके। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब 6 को 1 करना है, तो 6 को 1 करने के लिए आप एक काम करें कि R2 को आप 1 से 6 के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, 6 को 1 करने के लिए क्या करेंगे, R2 के हर एलिमेंट को 6 के साथ डिवाइड कर दें। तो R2 में चेंज आएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, जैसे 1 2 5 1 0 0, 0/6 0, 6/6 1, 16/6। 16/6 को अगर आप सॉल्व करें ना, तो आपका आंसर 2 के टेबल से कैंसिल करके तो डायरेक्ट आप लिखते हैं कि 4/3 आ जाएगा, सॉरी 8/3 आ जाएगा। जी समझ सर। आई या नहीं समझ आई? जी सर समझा। अच्छा, फिर 3/2 को 3/6 को 2 के टेबल से कैंसिल करें तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। बेसिकली 6 बनेगा ना, 3 के टेबल से कैंसिल, 1/6 एज इट इज, और 0/6 0 हो जाएगा। R3 में तो नहीं चेंज आएगा, R3 आपका 0 0 1 -1 1 एंड 1 बनेगा। समझ आ गई है यहाँ तक बात? जी सर समझा। अब आप क्या करें, ये वाला जो 1 है, इस 1 से ऊपर वाले को 0 कर दें। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। 1 से ऊपर 2 है ना, 2 कैसे 0 होगा कि 2 R1 में है, हम इस 1 को यानी कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 - 2 R2। इस ऑपरेशन की मदद से ये जो डायगोनल वाला 1 है, R2 वाला, इससे ऊपर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें 0 चाहिए होता है। तो ये आपके पास R1 में चेंज आएगा, बाकी किसी रो में चेंज नहीं आएगा, वो लिख दें आप। तो क्या बनेगी, 0 0 1 -1 1 एंड 1। और R2 भी सेम रहेगी, 0 1 8/3 1/2 1/6 और 0। R1 में बेसिकली चेंज लाना है, तो देखें चेंज कैसे आएगा। आप R1 के हर एलिमेंट में R2 को ऐड करते जाएं। ठीक है, और R2 के हर एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर R1 से माइनस करते जाइएगा, सॉरी। जैसे इसको 0 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 ही रहेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 बन जाएगा, सॉरी 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 2 से 2। इस 8/3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 बन जाएगा। इस 1/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेचारा बन जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के टेबल से कैंसिल होके 1/3, और 0 0 ही रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है आपको या नहीं समझ आई? जी सर समझा। पक्की बात है, समझ आ गई है? यस सर। तो अब आप ये काम करें कि R2 से R1 से माइनस करते जाएं। जैसे 1 - 0 का आंसर क्या आएगा, 1। 2 - 2 क्या बनेगा, 0। आपने कैलकुलेशन किसके हिसाब से करनी है, ये जो येलो कलर में मैंने लिखा है इस हिसाब से करनी है। तो R5 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 5 - 16/3 सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट कर दें, 5 - 16/3, 3 एलसीएम सर आएगा। -1/3। जी बिल्कुल ऐसा ही है, 3 5 जार 15, 15 - 16, टोटल आंसर -1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जी जाएगा सर। 1/3। फिर 1 - 1 करेंगे 0, 0 - 1/3 करेंगे -1/3, 0 - 0 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। अब आपकी पहला डायगोनल कॉलम ठीक बन गया, दूसरा कॉलम ठीक बन गया, तीसरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तीसरे में ये जो 1 पड़ा हुआ है ना, इस 1 से ऊपर वालों को आपने 0 करना है। ठीक है, जी सर सॉरी। ठीक है, इस 1 से ऊपर वालों को क्या कर देना है, 0। समझ आ रही है? जी सर। तो 1 से ऊपर 1/3 है, तो बेसिकली एक ऑपरेशन
दो ऑपरेशन लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3/8 को भी सर 1 वो से मल्टीप्लाई वन बाई करेंगे। थ्री माइनस, सॉरी, सर वो वन माइनस, सॉरी 1/3 माइनस में है ना, आपने माइनस निशान डाल। अब ठीक है। सर नहीं, बोल रहा हूँ कि 1/3 जो माइनस है सर। अच्छा, माइनस है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं आप। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना आप हमारा क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती। गुड। अब आप क्या करें, ये 1/3 जो है ये तो R1 में है ना, जी सर। इसको R3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके तो R1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली R2 में भी चेंज लाएंगे, कैसे? R2 -8/3 R1 कर देंगे। समझ आ रही है? इन दो यस सर। ऑपरेशन की मदद से आपके पास R1 और R2 में चेंज आ जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, रिक्वायर्ड चेंज होगा। तो यहाँ से थोड़ी सी मुतात होके सॉल्व कीजिएगा। R3 तो सेम रहेगी ना, सॉरी यहाँ पे R3 आएगा क्योंकि आप ऑपरेशन R3 की मदद से अप्लाई कर रहे हैं। तो R3 सेम रखनी है, 0 0 1 -1 1 एंड 1। R1 में पहले चेंज लाते हैं, कैसे चेंज लाना है वो मैं एज यूजुअल येलो कलर में ही रखूंगा। R3 के हर एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? 8/3 से। तो सॉरी 1/3 से। 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें 0। 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। -1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। और इस 1 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। इस 1 को भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो ये आपकी R3 में चेंज आ जाएगा। अब इसको आपने ऐड करना है किससे? R1 के साथ। तो ऐड करते जाएं, जैसे 1 + 0। याद रखें कि एडिशन ये येलो कलर के एलिमेंट से करनी है, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई किया है। तो 1 + 0 करेंगे 1, 0 + 0 करेंगे तो 0, -1/3 + 1/3 करेंगे तो 0, 0 -1/3 करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। और -1/3 + 1/3 करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 0। और 0 + 1/3 करेंगे तो इस जगह पे 1/3 आ जाएगा। ये आपका R2 में चेंज आ गया R1 में। अब आप इसको रब कर दें, क्योंकि चेंज तो R1 में ही लाना था। समझ आ गई ये बात की? जी सर। अब ये वाला काम जो भी हमने यहाँ पे किया, ये आपने R2 के लिए भी करना है। तो R2 के लिए देखें ऑपरेशन कैसा है। R2 -8/3 R3, मतलब अब आपने R3 को 8/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें जरा। 0 को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 आ जाएगा। 0 को 8/3 किधर आ जाएगा? 0 हो जाएगा ना। और इधर भी 0 जी हो सर। जाएगा। 1 को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3, -1 को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/3, 1 को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 होगा। और इधर भी क्या आ जाएगा? 8/3 आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा, अब R2 से सब्ट्रैक्ट करते जाएं, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो 0 - 0 क्या बनेगा? 0। 1 - 0 1। 8/3 -8/3 0। 1/2 माइनस इंटू -8/3 करना है ना, क्योंकि आपने कैलकुलेशन तो ऐसे करनी है। ये बनेगा 1/2 माइनस इंटू -8/3। सिंप्लीफाई करें। 1/2 + 8/3, 3 2 जार 6, एलसीएम सॉल्व किया कैलकुलेटर से आप कर लें। 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 बचेगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। 16 + 3 19/6। 19/6 बनेगा। समझ आ रही है? तो यहाँ पे जी सर। आपके पास बन रहा है 19/6। फिर सिमिलरली 1/6 -8/3 को सॉल्व करें। 1/6 -8/3, एलसीएम 6 आ जाएगा। ऊपर 1 -
टू बचेगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई 16, तो -15/6 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप वेरीफाई कर लें। क्लियर ये नहीं, माइनस जी फिफ्टीन सर। बाई सिक्स ही आएगा। सर -1/6 +8 + 3। सर आंसर 5/2 आ रहा सॉरी, है सर, 5/2। 5/2 कैसे? सर 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 नहीं सर, 17/6 ही है वो। सर माइनस में ऊपर से देख रहा था। हाँ। अच्छा चलें, इस तरह से कर लें। आप ये वैल्यूज जरा इसमें पुट करें ना, तो देखें क्या बनेगा। R2 -8/3 R3 है ना, तो आपने 1 को 8/3 से मल्टीप्लाई किया तो 8/3 बना। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी हम ये वाला कर रहे हैं ना, हाँ, जी वन सर, बाई सिक्स आंसर। सॉरी ये प्लस किया हमने क्यों है, क्योंकि ये तो माइनस हो रहा है ना। हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, 1/6, हाँ, -8/3 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, जी सर, सर फिर -5/2 है। तो इसका आंसर टोटल क्या आ रहा है? सर पॉइंट्स के अंदर, सर वैसे तो 1 -5/2 आ रहा कैलकुलेटर से चेक किया आपने? है। जी सर। हम्म, जी, -5/2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक कह रहे हैं आप। और 0 -8/3 का आंसर -8/3 आ जाएगा। समझ आ गई है? जी सर। तो जब ये आइडेंटिटी इस जगह पे बन गई है, ये वाली, देखे ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मैंने आपसे कहा था ऐसा करने के बाद जो इस पोजीशन पे मैट्रिक्स बनता है वर्टिकल लाइन के बाद, उसको हम इनवर्स कहते हैं। तो ये आपका इनवर्स आ गया है। इनवर्स क्या आया? -1/3, 0, 1/3, 19/6, -5/2, -8/3, -1, 1 एंड 1। ये आपका इनवर्स आ गया है। क्लियर? यस सर। तो इसको अब हम इनवर्स कह देंगे। अब वेरिफिकेशन रह गई है। वेरिफिकेशन में ये बात हमने प्रूव करना है कि, वेरीफाई हमने ये करना है ना कि वेरिफिकेशन के लिए आपसे उसने ये कहा है कि आप ए को ए इनवर्स के साथ और ए इनवर्स को फिर ए से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर I3 मीन्स कि ये 3 × 3 की जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी हुई है वही आनी चाहिए। तो आप मैट्रिक्स ए बोले मुझे, पहले लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो ए मैट्रिक्स था वो था 1 2 5, और था -3 0 1 -3 0 1, फिर 4 2 उसके बाद 5। था 4 2 5। ये मैट्रिक्स ए था। इसको अब आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? अभी के इनवर्स से। अभी का इनवर्स आया है -1/3, 0, 1/3। फिर उसके बाद 19/6, -5/2, -8/3, -1, 1 एंड 1। ये आपका ए इनवर्स आ गया है। इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे कि हमें पता है कि हम फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिमिलरली फिर थर्ड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं। हम 2.3 में तो ये बात डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रो जी को सर। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें जरा, तो देखें आपके पास क्या यही रिजल्ट आता जाएगा या नहीं आएगा, कि तरतीब से मल्टीप्लिकेशन करनी है।
जैसे आप 1/3, 1 को -1/3 से मल्टीप्लाई करें, -1/3। 2 को 19/6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 को 19/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख दूं? आपका आंसर आ जाएगा 19/3, क्योंकि 2 6 के टेबल से 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। 1 को 0 से 0, 2 को -5/2 से 2 से कैंसिल -5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। सिमिलरली, समझ आ रही है कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? जी फिर सर। आप 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 हो जाएगा। 2 को -8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16/3 हो जाएगा। देन आप क्या करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना है ना। जी सर। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। समझ आ गई है बात की? जी सर। अब आप सेकेंड रो पे आ जाएं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करें, 1। 0 को 19/6 से मल्टीप्लाई करें, 0। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम। -3 को 0 से, 0 को -5/2 से, 0। 1 को 1 से तो +1 आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम। -3 को 1/3 से, -1। 0 को -8/3 से, 0। 1 को 1 से +1। 4 को -1/3 से, -4/3। 2 को 19/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19/3। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से, 0। 2 को -5/2 से, -5। 5 को 1 से +5 हो जाएगा। लास्ट, 4 को 1/3 से, 4/3। 2 को -8/3 से, -16/3। 5 को 1 से तो 5 हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ तक या नहीं समझ आई? जी सर सर। अब आप इन सब को कैलकुलेटर की मदद से या आम जो सादा कैलकुलेशन होती है उसकी मदद से ऐड करें ना। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 बन रहा है, चेक करें 1 बन रहा है। 3 एलसीएम ले लें। -1 +19 -15, ऊपर आपका आंसर 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 है, 3 3 से कैंसिल 1 नहीं होगा। चेक कर लें क्या ऐसा हो रहा है। सर और इसमें 1 आ रहा है। जी सर। ठीक है। जी सर। सिमिलरली सेकंड 0, फिर आपके पास 0, फिर 0 और इधर 1, 0 0 0 एंड 1। इसी को हमने I3 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ए को लेफ्ट साइड में और ए इनवर्स को राइट साइड में, आप कीजिएगा ए इनवर्स को लेफ्ट साइड में, ए को राइट साइड से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसी तरह से I3 ही आएगा। चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड में रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई है यस बात की? सर। जी। नहीं समझ आई? जी सर समझा। ठीक है, तो आपने, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड कराया है।